वेलकम माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी4 सक्सेस। मैं हूं शर्मा। तो जैसा कि हमारी जो सीरीज कंटिन्यू थी जिसमें हम 12th क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे, जहां हमने हिस्ट्री की पहली पुस्तक के चैप्टर 1 को डिफरेंट पार्ट्स में टोटल पढ़ा था। आज हम सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे, जिसका शीर्षक है राजा किसान और नगर। हम जानते हैं कि आप इन तीनों वर्ड से अच्छे तरीके से परिचित होंगे। राजा जो शासन कार्य संभालता है, किसान जो खेती करता है, नगर जब विभिन्न प्रकार की औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां होती हैं तथा जीवन स्तर अपेक्षाकृत ग्रामीण इलाकों से बेहतर होता है। तो हमारे जो इस चैप्टर का जो कालखंड है जिसमें अध्ययन करना है वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में कहीं रहता है। आइए इस कालखंड को हम पढ़ेंगे। इस कालखंड की शुरुआत चूंकि भगवान बुद्ध के धरती पर अवतरण से होती है, इसलिए मैंने भगवान बुद्ध की एक बहुत अच्छी फोटो लगाई है, इसे आप देखें और इसे अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि आगे इस फोटो का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने वाले हैं अपने आगे आने वाले कंटेंट में। तो आज के लिए जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, शुरू करने से पहले जरूरी है कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें, क्योंकि इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी, इस बैकग्राउंड में देखा था इसका कालखंड था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। और चूंकि आज का हमारा टॉपिक है 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा के बीच का है, इससे पहले 1900 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में क्या हुआ उसका हम हल्की सी सरसरी निगाह डालेंगे, ताकि हमें एक नॉलेज समझने में दिक्कत कम हो। ये एनसीईआरटी में इतनी जगह नहीं है, वहाँ पे दोनों क्लास इसको भी वहाँ दिखा सकते हैं, परंतु ठीक है कोई ना, हम इसको एक हल्की सी बैकग्राउंड ब्रीफ में समझ लेंगे कि जब 1900 ईसा पूर्व से जो है 600 ईसा पूर्व के बीच में क्या-क्या हुआ और आगे आने वाले वास्तव में कैसे प्रभावित किया। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है 1900 ईसा पूर्व के आते आते पतित हो गई थी। उसके पतन के पश्चात हमें एक ब्रेक देखने को मिलता है और उसके पश्चात एक नई सभ्यता का उदय होता है जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। मतलब वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में कंटिन्यूएशन इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। मित्र, वैदिक लोगों को आर्य कहा जाता था। आर्य से तात्पर्य होता है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि आर्य अपने आप को श्रेष्ठ नस्ल का मानते थे। मित्रों, आर्यों के विषय में ये माना जाता है कि आर्य पूर्वी यूरोप में काला सागर के आसपास के क्षेत्र से कहीं आते थे। इससे पहले जो हमारे मैक्स मूलर नामक विद्वान हैं, उनके अनुसार आर्य ईरान से आए थे, परंतु वर्तमान में जो सर्व स्वीकार्य मत है वो काला सागर के निकट पूर्वी यूरोप से संबंधित है। दोस्तों, आर्यों की जीवन शैली के विषय में देखा जाए तो आर्य लोग अपने जीवन को 4 हिस्सों में बांटते थे, जिन्हें उन्होंने 4 आश्रम की संज्ञा दी है। जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। ये जीवन को 4 अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि विद्वानों का ऐसा भी मत है कि ये जीवन की 4 अवस्थाएं न होकर 4 वैकल्पिक जीवन शैलियाँ थी। यद्यपि हम जो है इसे ऐसे ही पढ़ते हैं कि जीवन को उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा हुआ था। इसके अलावा जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व था, जिन्हें जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार माने गए हैं। इसके अलावा वैदिक कार्यों का जीवन 4 पुरुषार्थों से भी संचालित होता था, जिन्हें जीवन का और कहें कि मनुष्य का लक्ष्य माना जाता था। 4 पुरुषार्थ थे: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो इन 4 पुरुषार्थों के विषय में मान्यता ये थी कि यदि अर्थ को धर्म पूर्वक कमाया जाए तथा काम को भी धर्म पूर्वक नियंत्रित किया जाए, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है, माना जाता है। मित्र, वैदिक साहित्य को अध्ययन की दृष्टि से हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, जैसे पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, तथा उत्तर वैदिक काल, जिसे 1000 ईसा पूर्व से 500 या 600 ईसा पूर्व के आसपास तक माना जाता है। तो मित्र, जो है वैदिक साहित्य को ही इसी आधार पर 2 हिस्सों में बांटते हैं: ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग्वैदिक साहित्य में यानी पूर्व वैदिक काल के साहित्य में सिर्फ ऋग्वेद का नाम आता है और ऋग्वेद के भी दूसरे से लेकर 7वें मंडल को इस कालखंड से संबंधित माना जाता है। इसके बाद के जितने भी साहित्य हैं, यानी कि ऋग्वेद का जो है पहला, 8वां, 9वां, 10वां मंडल और बाकी 3 वेद यानी कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके अलावा वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण तथा आरण्यक, इन चारों को मिलाकर वैदिक साहित्य बनता है। और इन चारों में जो है एक अद्भुत साम्य है, क्योंकि अक्सर जो है बाद वाले जो है वेदों की ही व्याख्याएं हैं, जिनमें कहीं दार्शनिकता है तो कहीं यज्ञों के विषय में चर्चा की गई है। वैदिक साहित्य के अलावा वैदिक सभ्यता ने भारतीय सभ्यता को अनेकों चीज़ें दी है। वर्तमान की जो भारतीय सभ्यता है, इसकी जीवन शैली की एक बड़ा हिस्सा वैदिक सभ्यता से लिया गया है। जैसे संस्कार हमारे जीवन में भारतीय हिंदू संस्कृति में आज भी जीवित हैं। इसके अलावा जो आश्रमों की परंपरा थी, उसको भी काफ़ी हद तक संजो कर रखा गया है। इसके अलावा वैदिक साहित्य जो है हमारे ज्ञान की एक भंडार है और हमारे जीवन के एक बड़े हिस्से में हम इस ज्ञान का उपयोग करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे जो वैवाहिक संस्कार हैं, उनकी झलक हमें वैदिक साहित्य में मिलती है। मित्रों, इसी के साथ हम इस बैकग्राउंड को यहाँ ख़त्म करेंगे, ताकि हम अपने इस चैप्टर के मूल विषय को आगे बढ़ा सकें। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं 600 ईसा पूर्व के यानी 6वीं शताब्दी की। 6वीं शताब्दी से शुरुआत होती है महाजनपद काल की।
महाजनपद काल वो समय है जब भारत में राज्यों का उदय हुआ। ये निरंकुश एक तंत्रीय राजतंत्र थे जिनमें शासक की जो है भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी। तो ऐसे जनपद यानी जनता के निवास स्थान वाले जो क्षेत्र है उनमें उन जनपदों को जो ज़्यादा विस्तार कर पाए तथा जिन्होंने ज़्यादा शक्ति अर्जित की व आसपास के क्षेत्रों पर अपनी संप्रभुता का दावा किया, इन्हें महाजनपद की संज्ञा दी गई। ऐसे महाजनपदों की जानकारी हमें प्राचीन स्रोतों से मिलती है और इसमें दो सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है, जिनमें एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र तथा दूसरा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय का नाम आता है। चूंकि दोनों में ही हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, परंतु अंगुत्तर निकाय में जो महाजनपदों की सूची है उसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। मित्रों, आपको इस जो है ग्रंथ का नाम याद रखना है, अंगुत्तर निकाय, और ये बौद्ध ग्रंथ है। ये सुत्त पिटक का जो है एक अंग है। आइए हम देखते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे। तो 16 महाजनपदों की सूची मैंने बना के स्लाइड में लगा दी है, इसे आप यहीं पर आराम से रोककर अपने नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं और साथ ही साथ इन 16 महाजनपदों की राजधानियों को भी मैंने इसमें दिखा दिया है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपको लगता है कि 16 महाजनपद सिर्फ नाम से नहीं बल्कि हमें भारत के मानचित्र पर भी दिखने चाहिए, तो इस वीडियो को यहीं रोकिए, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए कि हाँ सर, हमें इन 16 महाजनपदों को भारत के मानचित्र पर भी देखना है, ताकि हम लोग जो है मानचित्र वाला जो प्रश्न आता है उसे भी सॉल्व कर सकें। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं अगला वीडियो जो है इस मानचित्र के साथ बना सकूं, जिसमें मैंने आपको ये 16 महाजनपद दिखाऊंगा। आइए हम अपने आगे की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, इसके आगे हमारा जो टॉपिक बनता है वो बनता है मगध साम्राज्य। जी हाँ, मगध साम्राज्य के विषय में हम जानेंगे कि मगध साम्राज्य की स्थिति क्या थी, मगध साम्राज्य जो है उदय के कारण क्या थे। इसके अलावा हम देखेंगे कि मगध के जो शासक कौन कौन से थे तथा उन्होंने किस प्रकार मगध के साम्राज्य के उत्कर्ष में अपना योगदान दिया। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे मगध साम्राज्य भविष्य में एक और साम्राज्य को जो है जन्म देता है और वो साम्राज्य होता है मौर्य साम्राज्य। इन सारे टॉपिक्स को हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। मैं चाहूँगा कि उस वीडियो के लिए ज़रूरी है कि आप हमें इस वीडियो में सपोर्ट करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी चालू कर लीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में इन सारे टॉपिक्स के साथ।